हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2000 का सॉल्यूशन। दिस इज पार्ट 5 एंड क्वेश्चन नंबर 41 से 50। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्रोमेटिक एबर्सन किसकी वजह से होता है। तो क्रोमेटिक मतलब रिलेटेड टू कलर, एक कलर से रिलेटेड डिफेक्ट होगा। वो होता क्या है कि मान लीजिए कोई लेंस है और लेंस में से अगर आप अलग कलर की वेवलेंथ को पास करवा रहे हो, मान लो इन्फिनिटी से कोई लाइट रे आ रही है तो लेट ये वो यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है। आपने पढ़ा होगा लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2 होता है। एक्चुअली जो फोकल लेंथ है वो इन्वर्सली डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, ठीक है। और आपको पता होगा हर कलर की अलग, म्यू इन्वर्सली डिपेंड करता है वेवलेंथ पर। हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा, उसकी फोकल लेंथ भी अलग होगी। तो हम ये कह सकते हैं फोकल लेंथ डायरेक्टली लैम्डा पर डिपेंड करेगा। और वेव की ओर में सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रहती है रेड की और सबसे कम रहती है वेवलेंथ वॉयलेट की। तो अगर मान लीजिए यहाँ से रेड कलर पैरेलल आ रही है तो यहाँ पर आकर के इंसिडेंट हो जाएगी। अगर मान लीजिए हम वायलेट कलर को इंसिडेंट करवा रहे हैं, वायलेट कलर अगर आ रहा है तो क्योंकि वायलेट कलर की वेवलेंथ यानी कि लैम्डा कम है, सबसे कम है, तो उसकी फोकल लेंथ भी कम होगी, तो वो पहले ही आकर के यहाँ पे ही फोकस्ड हो जाएगा। तो होगा क्योंकि जो फाइनल इमेज बनेगी उसमें वो शार्प नहीं बनेगी, उसमें कलर एवर्सन होगा या क्रोमेटिक एवर्सन होगा, क्योंकि अलग अलग फोकल लेंथ यहाँ पर देखने को मिलेगी अलग अलग कलर के लिए। तो एक्चुअली क्रोमेटिक एवर्सन रिलेटेड होता है रिफ्रैक्शन में, जैसे मैंने आपको बताया लेंस का एग्जांपल लेकर के, तो रिफ्लेक्शन में होता है क्रोमेटिक एवर्सन। क्वेश्चन नंबर 42, When sodium lamp is switched on at first red glows and then yellow। देखो आपने सोडियम लैंप देखा होगा, एक्सपेरिमेंट भी करा होगा बीएससी में सोडियम लैंप से, तो और स्ट्रीट लाइट में भी सोडियम लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम लैंप में हम इनर्ट गैस को फिल करते हैं जैसे नियोन को। तो शुरुआत में क्या होता है, जो नियोन गैस है वो एक्साइट होती है और नियोन गैस के एक्साइट होने से आपको शुरुआत में रेड कलर देखने को मिलता है। और वही रेड कलर बाद में जब सोडियम लैंप्स के साथ मतलब मिक्स होगा तो येलोइश कलर आपको देगा। तो शुरुआत में क्या हो रहा है कि जो इनर्ट गैस है वो पहले एक्साइट हो रही है और सोडियम गैस बाद में एक्साइट हो रही है। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि इनर्ट गैस इन द लैम्प इज एक्साइटेड एट फर्स्ट एंड सोडियम लेटर ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायलिन वायर ऑफ 50 सेंटीमीटर। देखो लेंथ आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर और मास है 2 ग्राम। प्रोड्यूसेस अ नोट, तो यहाँ पर नोट की यानी कि एन की वैल्यू आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं वो है 440 वाइब्रेशन पर सेकेंड विदाउट फिंगरिंग। टू प्रोड्यूस नोट, अब आपको क्या मैं इसको N1 मान लेता हूँ, बाद में आपको प्रोड्यूस करना है 528 वाइब्रेशन पर सेकेंड आपको प्रोड्यूस करना है। तो आपको फिंगर कहाँ पर रखनी पड़ेगी आपको ये बताना है। देखो जैसे आप गिटार बजाते हो तो गिटार पर अलग जगह फिंगर रखने पर अलग अलग आवाज़ प्रोड्यूस होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज़ बनती है। तो यहाँ पर हमें यही बताना है कि अगर हमें 528 वाइब्रेशन पर सेकंड चाहिए तो लेंथ कितनी होगी, फिंगर कहाँ पर रखेंगे वो फाइंड करना है। तो देखो उसमें क्या होगा, टेंशन तो फिक्स रहेगी, दोनों जो एंड है वायर वो तो फिक्स रहता है, तो टेंशन तो दोनों केस में सेम रहेगी। जो एन का फॉर्मूला है वो होता है 1/2L रूट टेंशन अपॉन में, यहाँ पर होता है मास पर यूनिट लेंथ। मैं मास पर यूनिट लेंथ को M/L को मैं म्यू से डिनोट कर रहा हूँ। जो हमें इनिशियल लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर की मैंने, तो उसको मीटर में अगर चेंज करेंगे तो 50/100 कर सकते हैं, जो कि आ जाएगा 1/2 या फिर 0.5 मीटर। अब N1 के लिए अगर हम देखें फॉर्मूला तो N1 कितना है 440 1/2 इंटू लेंथ कितनी है 0.5 रूट टेंशन नहीं पता उसको रहने दो, टी रखो बस। म्यू कितना हो जाए मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि M कितना है 2 ग्राम, 2 ग्राम मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो किलोग्राम में। लेंथ कितनी है 0.5, ठीक है। तो मैं 0.5 को ऊपर ले जाकर के अगर लिखो तो 440 = 1/2 इंटू 0.5 करोगे तो 1 ही आएगा यहाँ पर तो, और ये हो जाएगा 0.5 इंटू में टेंशन अपॉन में 2 इंटू 10⁻³ अब सेकंड इक्वेशन के लिए इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पर N2 के लिए, तो N2 = हो जाएगा 1/2L, तो फाइंड ही करना है हमें, रूट T अपॉन में मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ तो मास डेंसिटी वो तो स्ट्रिंग पर डिपेंड कर रही है, वो तो अभी भी उतनी रहेगी जितनी पहले थी, यानी कि 2 इंटू में
10⁻³ और यहाँ पर आ जाएगा 0.5। अब देखो यहाँ पर n2 की वैल्यू तो हमें पता है, n2 की वैल्यू कितनी है 528। 1/12 को ऐसे रखो। 0.5 t 2 × 10⁻³ की वैल्यू कितनी है 440। तो L की वैल्यू यहाँ से जब आप सोल्व करोगे 440/528 तो इसको सोल्व करने पर आएगा 0.416 मीटर, जिसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे जो कि 41.6 के आसपास आ जाएगा। तो अगर आप मैच करोगे आंसर तो ये 41 के आसपास आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन 4। बट इन सबको करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। देखो ऐसे में आप डायरेक्ट ये कंसेप्ट लगाओ, N1 L1 बराबर N2 L2, ठीक है, ये कंसेप्ट लगाओ सिर्फ। तो N1 कितना हो जाएगा, N1 440 है, L1 कितना 50, N2 कितना 528 और L2 हमें निकालना है। तो L2 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 440 गुना में 50 बटे में 528। इसमें आपको कुछ चेंज करने की भी जरूरत नहीं, रेशो लेने की भी जरूरत नहीं है, आराम से बस आपको ये डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा 41 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 4 ही सही रहेगा, बट ये तरीका ज़्यादा आसान रहेगा। N1 L1 = N2 L2। ये क्यों करा है, देखो N1 इंटू में L1 ये प्रोडक्ट आप करोगे तो 2/T/μ दोनों के लिए सेम ही रहेगा। तो यहाँ से कंसेप्ट मैंने आपको बनाया है N1 L1 बराबर N2 L2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनेडा बैलिज्म इज ए नाइकोल प्रिज्म किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपको ये बताना है। देखो ये है कैनेडा बैलिज्म, यहाँ पर इसको बीच में कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ से एक अनपोलराइज लाइट को फैलाया जा रहा है या इस पर इंसिडेंट करवाया जा रहा है। तो पोलराइज लाइट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक ऑर्डिनरी रे और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ई रे भी आप इसको कह सकते हो। जो ऑर्डिनरी रे है उसमें वाइब्रेशन है परपेंडिकुलर, और जो पोलराइज लाइट है यहाँ पर ई रे वो पैरेलल वाइब्रेशन इसमें हो रहा है। तो हमें बताना कि कैनेडा बैलिज्म किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑर्डिनरी रेज आर कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड एंड लीनियरली पोलराइज्ड इन फॉर्म ऑफ ई रे इज रिसीव्ड। तो इसमें ऑप्शन 4 सही रहेगा। आप इस फिगर में देखो, यहाँ पर ऑर्डिनरी रे का कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो गया है, तो इसलिए ऑल रे आर कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, और लीनियरली पोलराइज हमें ई रेज की वजह से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करनी है। डबल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल इन ऑल द मटेरियल। देखो ऐसा नहीं है, हर मटेरियल में डबल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन कैल्काइट क्रिस्टल में डबल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो इसमें स्टेटमेंट 2 तो सही, बाकी स्टेटमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर डबल रिफ्लेक्शन टू बी पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे टू बी डिफरेंट। तो ऐसा नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव इज ग्रेटर देन द ऑर्डिनरी वेव देन मटेरियल इज सेड टू बी पॉजिटिव। ये स्टेटमेंट गलत है, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि जो पॉजिटिव क्रिस्टल होता है, मैं पॉजिटिव क्रिस्टल इसको लिख लेता हूँ। पॉजिटिव क्रिस्टल में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ऑर्डिनरी रे का, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे से कम होता है, और जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है ऑर्डिनरी की, वो ज़्यादा होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से। तो ऑर्डिनरी की स्पीड ज़्यादा होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से, तब होता है पॉजिटिव क्रिस्टल। जबकि यहाँ पर उल्टा बोला हुआ है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। नेगेटिव क्रिस्टल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पॉजिटिव क्रिस्टल में क्वार्ट्ज का एक एग्जाम्पल हो सकता है। क्वार्ट्ज एक पॉजिटिव क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज। नेगेटिव क्रिस्टल में इसका जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पर नेगेटिव क्रिस्टल में जो म्यू होगा ऑर्डिनरी का, वो ज़्यादा होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से, और जो स्पीड होगी ऑर्डिनरी की, वो कम होगी स्पीड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से। और इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे कैल्काइट मटेरियल। एक और चीज़ देखो, जो डिफरेंस होता है म्यू ई माइनस म्यू नॉट, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा यू से, जिसको हम बोलते हैं बायर फ्रिंजेस। तो नेगेटिव क्रिस्टल में जो बायर फ्रिंजेस होगा म्यू ई माइनस म्यू नॉट, देखो म्यू ई छोटा है म्यू नॉट से, तो वो नेगेटिव आएगा, इसलिए इसको नेगेटिव क्रिस्टल बोलते हैं। जबकि यहाँ पर अगर आप डेल्टा यू निकालोगे यानी कि बायर फ्रिंजेस, तो फॉर्मूला क्या है, म्यू ई माइनस म्यू नॉट। अब म्यू ई ज्यादा तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव क्रिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म हैज रिजोल्विंग पावर 3928, यानी कि आरपी हमें प्रिज्म का गिवन है 3928। ठीक है, देखो रिजोल्विंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा अपॉन में डी लैम्डा, और इसी को हम इक्वल लिख सकते हैं बी इंटू में डी एन अपॉन में डी लैम्डा। ठीक है,
तो फिलहाल हमें दो वेवलेंथ गिवन है। अगर मैं इसके हिसाब से रिजोल्विंग पावर निकालूं तो रिजोल्विंग पावर हो जाएगी λ1 अपॉन में λ2 माइनस λ1। तो यह है 5890। इसको हम डिवाइड कर देंगे इन दोनों के डिफरेंस से। जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 5890 माइनस 5896 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे आएगा 981.66 और मैं राउंड ऑफ अगर लूँ तो अप्रोक्सीमेटली 982 के आसपास आ जाएगा रिजोल्विंग पावर। जबकि रिजोल्विंग पावर हमें दी हुई कितनी है, 3928। अब देखो ऑप्शन को, रिड्यूस बाय हाफ, रिड्यूस बाय वन हाफ, रिड्यूस बाय 3/4, मतलब कम तो करनी है लेंथ, बेस आपको कम तो करना है, तो कितना कम करना है, तो उससे आप कैसे फाइंड कर सकते हो। आप ये देख लो कि 982 इसका कितना गुना है, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जो बेस आपको चेंज करना होगा आप उसको 3928 को डिवाइड करके देख लो 982 से, जो कि b-4 आएगा। तो हमें बताना है कितना रिड्यूस करना होगा, तो हम उसको रिड्यूस करेंगे 1/4। तो आंसर क्या आएगा, 1/4 रिड्यूस्ड बाय दी 1/4। तो थिकनेस नीड टू बी रिड्यूस इज 1/4 ऑफ द इनिशियल बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एनालाइज द मिक्सचर ऑफ सर्कुलरली एंड अनपोलराइज्ड लाइट द मिक्सचर शुड बी पास थ्रू। मिक्सचर को किससे आप पास करवाओगे, फर्स्ट क्वार्टर वेव प्लेन देन नाइक्ल प्रिज्म, फर्स्ट हाफ वेव देन नाइक्ल प्रिज्म, फर्स्ट नाइक्ल प्रिज्म देन क्वार्टर वेव प्लेट, या फर्स्ट नाइक्ल प्रिज्म एंड देन हाफ वेव प्लेट। पहले ये समझ लेते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट में कितना फेज डिफरेंस आता है। तो क्वार्टर वेव प्लेट के लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है वो होता है λ/4 का। तो यहाँ से अगर मैं फाई निकालूँ तो 2π अपॉन लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस होता है दोनों में रिलेशन, फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में। तो 2π अपॉन में लैम्डा इंटू में λ/4, 4 से 4 कैंसिल ये करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाए, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल करो तो पाई इक्वल टू कितना आ गया, 5/2। लेकिन जब आप, ये तो हो गया जब हम क्वार्टर वेव प्लेट यूज़ कर रहे हैं, क्वार्टर वेव प्लेट का। अगर हम हाफ वेव प्लेट यूज़ करें तो जो फाई आएगा वो कितना आएगा, 2π अपॉन लैम्डा। हाफ वेव प्लेट में जो पार्ट डिफरेंस आता है वो होता है λ/2 का। तो यहाँ पर आ जाएगा फेज 5π। लेकिन जो सर्कुलरली लाइट होती है ना, उसके लिए जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 90 डिग्री का, यानी कि π/2 रेडियन का। तो एक बात तो श्योर है कि हम यहाँ पर क्वार्टर वेव प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। तो क्वार्टर का इस्तेमाल करेंगे तो जहाँ पर हाफ आ रहा है उसको हटा देते हैं, ठीक है, बचे आपके ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड। अब शुरुआत में वो कैसी अनपोलराइज्ड लाइट है, तो पहले आपको उसको वेव प्लेट से पास करवाना होगा और फिर उसके नाइक्ल प्रिज्म से। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन 1, यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन आर एट अ डिस्टेंस d अपार्ट। मतलब हमें नहीं पता कि साइन और चार्ज कितना है। तो मान लो एक चार्ज q है और एक q डैश है, उनके बीच का सेपरेशन है d। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट बिटवीन देम इज 0। अब यहाँ पर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेट 0 आ रही है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगी। पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे पॉजिटिव अगर चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड रहती है और नेगेटिव की हमेशा उसके अंदर की तरफ रहती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज की एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो पाएगी। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हुई तो ऐड होकर के कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू देगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अगर हुई तो कहीं ना कहीं तब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है। अब ये कब होगा, जब मान देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर मान रहा हूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मानूँ तब जा करके बाहर की तरफ होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के ही जो साइन होंगे वो सेम होंगे, या नेगेटिव नेगेटिव आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बोथ चार्जेस शुड हैव सेम साइन की वजह से तभी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आपको मिल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 इक्वल चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन द 2 कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड बराबर होगी, 2 कॉर्नर पर हमें दिया हुआ है प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इफ द सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज माइनस क्यू, यानी कि इसके सेंटर पे चार्ज रख रहे हैं माइनस क्यू, इज केप्ट स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये हो गया कि जो माइनस क्यू वाला चार्ज है, ठीक है, इस पर जो नेट फोर्स लग रही होगी वो 0 के इक्वल होनी चाहिए, तभी तो स्टेशनरी रहेगा। देन चार्ज ऑन द थर्ड कॉर्नर ऑफ दिस ट्रायंगल शुड बी, यानी कि यहाँ पर आप कितना चार्ज रखोगे कि इस पर नेट फोर्स 0 लगे। तो देखो पहले ये मैं कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे अगर दो चार्ज हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उन दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन। और अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है
सॉरी, अगर मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो तब क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है, मैं इनको कुछ नाम देता हूँ ए, बी और सी, और ये सेंटर पॉइंट हो। तो ओ बी के बीच में जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव रहेगी, और जो माइनस क्यू पर फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा बी वाला चार्ज। ऐसे ही जो ये वाला चार्ज होगा ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जो फोर्स लगेगी वो इस पर इस तरफ लगेगी। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा कुछ इस तरफ, इनके कहीं बीच में ऐसे। तो नेट फोर्स इसकी जीरो कब होगी, जब इस पर ये वाला चार्ज जो यहाँ पर रखा हुआ है वो इस पर इस तरफ फोर्स लगाए, ठीक है, यानी कि उसको वो अट्रैक्ट करना चाहिए। अब अट्रैक्ट कब करेगा, जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो देखो एक कंसेप्ट और बताता हूँ मैं आपको, जैसे अगर कोई ट्रायंगल है या कोई स्क्वायर हो या कोई हेक्सागोन हो, अगर एन साइडेड पॉलीगोन हो और इक्वल चार्ज कॉर्नर पर रखा हुआ है, इक्वल चार्ज कॉर्नर पर रखा हुआ है, या कोई सर्कल भी अगर हो उस पर इक्वली चार्ज फैला हुआ है, तो उसके सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो आती है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी तो आप सेंटर पर कोई भी चार्ज रख लो, कितना भी मैग्नीट्यूड का चार्ज रख लो, उस पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि जीरो होगी सेंटर पर, तो फोर्स कितनी आएगी, जीरो। और हमें यही तो कंडीशन चाहिए कि इस पर नेट फोर्स जीरो आनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉर्नर पर इक्वल चार्ज रखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर भी मुझे प्लस क्यू चार्ज ही रखना पड़ेगा, तब जा करके इस पे जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो स्टेशनरी होगा। तो आप इस कंसेप्ट यूज़ करके यहाँ पर हम ये बता सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस पर भी प्लस क्यू चार्ज रहना चाहिए, ताकि सेंटर वाले पर कोई भी फोर्स ना लगे। एक्चुअली सिमेट्री की वजह से यहाँ पर फोर्स जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। कैसे समझाता हूँ, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता चल गया तो फोर्स तो जीरो आ ही जाएगी। इसकी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, इसकी इस तरफ होगी, इक्वल एंड अपोजिट हो गई। इसकी इस तरफ होगी और इस वाले चार्ज की ऊपर की तरफ होगी, ये भी इक्वल एंड अपोजिट हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर एन साइडेड पॉलीगॉन अगर है, उसके कॉर्नर पर अगर सेम मैग्नीट्यूड के सेम नेचर के चार्ज रखे हैं, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जीरो, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा किसी भी चार्ज को रखने पर सेंटर पर वो भी जीरो आ जाएगा। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल कर रहा है मैंने यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉस लॉ इनमें से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो अगर मैं गॉस लॉ को बताऊं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि ई डॉट डी एस के इक्वल होता है। अब आप इतना सोच करके आंसर मत मार्क कर देना कि 4 हो गया, ऐसा नहीं है, अभी बाकी सुनो। अब ई डॉट डी एस यानी कि जो फ्लक्स होगा वो क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल इंक्लोज चार्ज होता है ई डॉट डी एस, ये होता है गॉस लॉ। लेकिन ये इसकी इंटीग्रल फॉर्म है। अगर मैं इसकी डिफरेंशियल फॉर्म लिखूं तो एक्चुअली ई डॉट डी एस को आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा रहा हूँ। क्या होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, मान लो कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, उसका जो ग्रेडियंट होगा ओवर वॉल्यूम डी वी, ये हमेशा इक्वल होता है एफ डॉट डी एस के। तो यहाँ पर ई डॉट डी एस को मैं लिख सकता हूँ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ कैसे हो या डी वी कह लो, कोई बात नहीं, टाउ से भी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया जाता है अपॉन, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर इंटू वॉल्यूम, या फिर डी क्यू अपॉन में डी वी। तो यहाँ पर मैं क्यू को अगर लिखूँ तो क्यू कैन बी रिटर्न एज रो इंटू में डी टाउ, टाउ कह लो या वॉल्यूम कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर टोटल चार्ज निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो टाउ से टाउ कैंसिल होगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये होती है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, ये है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ और ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2।